नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन कि आपके पास इंटीग्रेशन है बट अब हम डिफाइन कर लेंगे, या इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो डिफाइंड वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम इनको विद हेल्प ऑफ ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जीरो विड्थ इंटरवल। सो इफ माय इंटीग्रेशन is on the same limits, or integration have the same limits like same values from lower to higher, a से a, that means कि मेरे पास चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, तो एरिया के लिए लेंथ इनटू विड्थ चाहिए होती है। अब चूंकि हमने विड्थ के केस में हमने सेम कर दी है, विड्थ जीरो कर ली है, सो ऐसी इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि दैट इंटीग्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो। एरिया ओवर अ पॉइंट इज जीरो, तो पॉइंट का हमेशा एरिया जीरो होता है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मल्टीपल। लाइक हम किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से पहले भी लिख सकते हैं या बाहर भी लिख सकते हैं, और बाकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं उस फंक्शन की फ्रॉम ए टू बी। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स है और एक वाई इक्वल्स टू टू एफ ऑफ एक्स है। तो हम अगर इस फंक्शन की वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन पहले इस एरिया की फाइंड कर लें और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लें टू से, तो सेम आंसर आएगा एज कम्पेयर टू के फंक्शन को टू टाइम्स कर लें और उसका एरिया फाइंड कर लें। तो ये सारा एरिया मेरे पास सेम आएगा दोनों केसेस में। नेक्स्ट इज सम रूल। कि लेट्स से मेरे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, बट उनकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो सेम है, ए टू बी है दोनों फंक्शंस की और ऐड हो रहे हैं। तो मैं दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ और सेम लिमिट्स के साथ कर सकता हूँ। लाइक एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है ग्रीन और जी ऑफ एक्स ये वाला है, बट उनकी लिमिट ए से बी सेम है, तो मैं दोनों का एरिया एक्चुअल फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं या तो फंक्शंस को पहले ऐड कर लूँ और फिर इंटीग्रेशन फाइंड कर लूँ, तो वो भी एरिया ये सारा सेम आएगा, लाइक ये ब्लू वाला एरिया सारा आ रहा है। या मैं पहले जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँ और एफ ऑफ एक्स की करूँ और उन एरियाज को ऐड करूँ, तो फिर भी मेरा एरिया इसके इक्वल ही आएगा। एडिटिविटी फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स। लेट्स से कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो मैं इसी फंक्शन को, अगर वो चेंज नहीं कर रहा, वैल्यू पॉजिटिव रहता है तमाम पॉइंट्स के लिए ए से सी तक, तो मैं ए से बी और बी से सी इंटीग्रेट करने के बजाय मैं डायरेक्ट ए से सी भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेन इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट मेन क्या है, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि ये है। तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जी, लोएस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट ये है। तो मैं अगर मिनिमम पॉइंट के ऊपर देख लेता हूँ तो ये इसका मिनिमम ऑफ एफ आता है, और मैं एरिया फाइंड करता हूँ ए से बी का, तो मैं लिख सकता हूँ कि जी मिनिमम पॉइंट ये जो लेंथ है इनटू विड्थ बी माइनस ए, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ मल्टीप्लाई बी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए ये जो विड्थ बनती है इस रेक्टेंगल की, ये एरिया हो गया इसका। फिर मैं कहता हूँ इस फंक्शन का मैक्सिमम ढूंढेंगी। मैक्सिमम मीन्स के मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, ये मैक्सिमम पॉइंट नजर आता है। अब मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ ये वाली मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी, और विड्थ वही सेम है ए से बी हम चाहते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ एफ इंटू बी माइनस ए। तो अब जो एरिया निकलेगा वो इस बड़े वाले रेक्टेंगल का निकल आएगा, तो ये एरिया मेरे पास ज्यादा होगा, तो मैंने इसलिए इसके साथ ये ग्रेटर लिख दिया। अब चूंकि मेरा फंक्शन इस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान लाया कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब मैं इस फंक्शन की इंटीग्रेशन या एरिया फाइंड करूंगा, तो वो एरिया भी फिर इस मिनिमम से एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि ये जगह भी आ रही है देखें, एरिया में फंक्शन सारा यहाँ जीरो से ऊपर तक है, तो ये मिनिमम से ऊपर एक्स्ट्रा एरिया ये बन रहा है, तो मिनिमम ऑफ इंटू टी माइनस ए से ये एरिया ज्यादा होगा। बट मैक्सिमम केस में देखें कि ये एरिया भी इंक्लूड है जो कि फंक्शन के पास नहीं है, तो फंक्शन का एरिया इस केस में मैक्सिमम से लेस होगा। So this is basically called the Max-Min inequality. And last is the domination property. That means कि अगर f of x greater है g of x से, तो we know कि हमारे पास एरिया भी फिर उस फंक्शन का ज्यादा होगा दूसरे फंक्शन से g of x से। तो जो भी फंक्शन बड़ा होगा उसका एरिया जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा छोटे फंक्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि हमारे पास तीन इंटेग्रल्स दे दी गए हैं और उनकी वैल्यूज बता दी गई है। फंक्शन नहीं पता बट उनकी वैल्यूज फाइंड करके दे दी गई है। तो फर्स्ट केस लेट से हमें को फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 4 to 1 बताना है।
तो हमारे पास जो गिवन है वो तो एफ ऑफ एक्स है बट 1 to 4 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर सकता हूँ, इन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम 1 to 4 या 4 to 1 मुझे चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ -1 to 4। लाइक मैंने अगर लिमिट चेंज की है तो फिर मुझे इंटीग्रल के साथ -7 साइन लगाना पड़ेगा। माइनस और माइनस के बाद चूंकि ये वैल्यू -2 थी तो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर +2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज I need to find the 2 f of x plus 3 h of x dx integration from -1 to 1। अब दो फंक्शन हैं बट इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है दोनों के लिए, तो मैं उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ और कॉन्स्टेंट्स को भी इंटीग्रेशन से बाहर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने 2 को बाहर लिख लिया और एफ ऑफ एक्स की -1 से 1 इंटीग्रेशन की, दैट इज 5, और 3 एंड -1 से 1 एच ऑफ एक्स की तो दैट इज 7। सिंपली लॉस्ट इज एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स -1 से 1 तक हमें इंटीग्रेशन एक गिवन है, तो मैंने ये लिख लिया फंक्शन, और फिर 1 से 4 तक मैंने लिख लिया जो कि मैंने ये लिख लिया। तो अब मुझे चूंकि इस पूरे फंक्शन को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, सो इन दोनों पार्ट्स की मुझे वैल्यूज भी पता है, तो मैंने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू लिमिट्स। तो ये लिमिट और ये लिमिट बट सेम होनी चाहिए तब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, और मैंने वैल्यूज पुट कर ली तो मेरे पास इसका आंसर 3। सो लेट्स से हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है और हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, बट दिस टाइम इट्स दी डेफिनेट इंटीग्रल लाइक डिफाइंड है फ्रॉम 0 to 2। तो मैं पहले अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेता हूँ सब के ऊपर, लाइक सम रूल अप्लाई कर लेता हूँ, डिफरेंस रूल, और कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं उनको इंटीग्रेशन से पहले भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट इज कि मैं इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करता हूँ उसी तरीके से जैसे पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो टी की पावर 2 है तो पावर में +1 डिवाइड बाय होल पावर लाइक 3/3। टी है तो t² by 2, और 5 है तो 5t हो जाए। नेक्स्ट अब मैंने इनकी लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट हमेशा कैसे पुट होगी, जब आपने इंटीग्रेशन फाइंड कर ली तो आप पहले अपर लिमिट जो कि ये वाली होगी 2, जहां जहां टी होगा उधर आपने उस पूरी में टी में 2 पुट करना है, और फिर माइनस इंटू ये लोअर लिमिट। सिमिलरली टी का क्या होता है t² by 2, तो अपर लिमिट जो कि 2 होगी डिवाइड बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट जो कि 0 होगी टी की, 0/2। सिमिलरली 5t आपने निकाला तो टी की जगह आपने जिधर जिधर टी है उधर पहले अपर लिमिट 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0। तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ और सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं ये अपना आंसर फाइंड कर सकता हूँ। अपर एंड लोअर बाउंड्स, सो बेसिकली अपर एंड लोअर बाउंड्स और द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज दैट अ नंबर कुड हैव। लाइक अपर बाउंड हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की या नंबर की है, और लोअर बाउंड मतलब है कि उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। तो एक्चुअली मैक्सिमम और मिनिमम ही हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कह रहे होते हैं। सो लेट्स से कि हम लोगों को ये इंटीग्रल दे दिया गया है और क्वेश्चन है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज लेस देन 3/2। दैट मीन्स इस इंटीग्रल की अपर बाउंड जो है वो लेस होनी चाहिए 3/2 से। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने मैक्सिमम इनइक्वालिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, हम इस फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कब होगा ये फंक्शन, जब मेरे पास ये वाली फंक्शन में वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसमें सिर्फ फंक्शन या वेरिएबल क्या है वो cos x है, लाइक x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो cos मैक्सिमम कब होता है, जब उसमें, और मेरे पास इंटरवल क्या है 0 से 1 है, लाइक यही इंटरवल है 0 से 1। तो 0 से 1 में cos मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब cos की वैल्यू 0 होती है। सो 1 और 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमने फाइंड। अब दूसरी क्या हमने करनी थी, इसके साथ इंटरवल की विड्थ मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज b माइनस है, और वो क्या है मेरे पास ऑलरेडी 1 - 0 है, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.414 इज लेस देन दी 3/2 जो कि 1.5 समथिंग आता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया है बाय द हेल्प ऑफ मैक्समिन इनइक्वालिटी कि इस इंटीग्रल की हमेशा जो वैल्यू होगी वो हाईएस्ट वैल्यू वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो सकती है। सो इंटीग्रेशन हम ऑल्सो वी ऑल्सो से कि इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू 4 - x², और हमें उसका इंटरवल या इंटरवल बता दिया गया है कि 0 से 3 तक x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमने देखना है कि मेरा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू कब तक रहती है, फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू कब तक रहती है, और नेगेटिव कब होती है।
तो मैं अपने फंक्शन को उसके अंदर डिवाइड करूंगा कि पॉजिटिव कब होता है और फिर नेगेटिव कब होता है। तो पॉजिटिव मेरा ये फंक्शन रहता है फ्रॉम 0 to 2, लाइक ये फंक्शन की सारी वैल्यूज ऊपर पॉजिटिव है मेरे पास, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो मैं 0 से 2 पहले इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा और इसमें लिमिट्स पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आता है 16/3। और फिर मैं इस फंक्शन को अगेन इंटीग्रेट करूंगा जब मेरा फंक्शन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के लिए मैंने अलग से फिर लिमिट्स पुट करनी है 2 से 3। तो जब मैं 2 से 3 पुट करूंगा तो मैं उसी तरह फिर डिफरेंस रूल अप्लाई करूंगा और लिमिट्स पुट करूंगा, तो मेरे पास एरिया -7/3 आता है। इसका मतलब क्या है, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन ये जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन इस लिमिट के अंदर नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव है। तो एक्चुअल एरिया तो हमने पूरा बताना है फ्रॉम 0 to 3। तो फिर एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसका आप मॉड ले लें। लाइक एरिया हमेशा ऐड होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो मैं दोनों एरियाज को ऐड कर लूंगा, तो आई से कि ये मेरे पास एरिया ये है। So this is another example for the practice purpose, x square है, so it will always remain positive। तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें ये लिमिट्स पुट कर सकते हैं 0 से 3, इसमें हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल a to b का जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उसका मीन भी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दैट लेंथ। वी कैन आल्सो फाइंड द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल्स एज वेल। तो लेट्स से हमारे पास यही इंटीग्रल है, बट दिस टाइम इस इंटीग्रल के साथ लिमिट्स दे दी गई है फ्रॉम -1। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस फंक्शन में से किसी एक को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं सम रैंडम वेरिएबल u। तो हम कहते हैं कि x³ + 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं u के इक्वल, जो कि ये है। और फिर मुझे चूंकि नया वेरिएबल u है तो मुझे डेरिवेटिव को भी विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, du विद रिस्पेक्ट टू dx करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x², और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू 3x² इंटू dx। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास इस फंक्शन में क्या ये सारी चीजें अवेलेबल है, 3x² एंड dx ऑल अवेलेबल इन द फंक्शन। तो मैं इस पूरे को इक्वल टू इस पुट कर लूंगा du के, और u मेरे पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2u। तो अब मैं इस स्क्वायर रूट को सिंपली +1 करके और डिवाइडेड बाय दैट पावर करूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा और इस पे u को वापस पुट कर सकता हूँ। अब जब मैं वापस पुट करूंगा तो अब मेरे पास ये सारा काम जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए था, लेकिन हमने तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बताना है, तो हम फिर यहाँ पे अब इसमें लिमिट पुट कर लेंगे। वो लिमिट कैसे पुट करेंगे कि हम लोग पहले अपर लिमिट -1 और 1, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे जहां जहां x होगा इस पूरी इक्वेशन में, 1 पुट कर लिया, फिर माइनस माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इस पूरी टर्म में जहां जहां भी x होगा, जहां जहां भी। तो x एक ही जगह था तो इसलिए हमने यहाँ पे -1, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। बट देयर इज अनदर मेथड कि हम लोग इसी को जब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम नए वेरिएबल u के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लिमिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसी में x की वैल्यूज पुट कर लें, ये वाली। लाइक हमने x³ + 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो x पहले -1 पुट करेंगे तो u की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जो कि 0 आती है। फिर +1 हम अगर x की जगह इधर पुट करें तो u की नई वैल्यू आती है जो कि 2 आती है। तो अब हमने इस सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटीग्रेशन की नई लिमिट्स भी फाइंड कर ली है, तो वो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से 2। और अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लिया और हम इसी में फिर ये लिमिट्स पुट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वापस u से सब्स्टिट्यूट बैक करें x³ + 1 को और फिर लिमिट्स पुट करें। तो हम u की चूंकि अकॉर्डिंगली हमने लिमिट्स नहीं निकाल ली है तो हम वो डायरेक्ट इसमें पुट कर लेंगे 2 - 0 और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा।